नमस्कार। अपराध मुक्त भारत मंच पर श्री विकास धनकर, जो कि स्वयं एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक टेक्नोक्रेट्स हैं, उनसे चर्चा होने वाली है। मैंने सोचा उनके आने में जो विलंब हो रहा है उसके बीच में क्यों ना आपसे मुखातिब हुआ जाए, क्यों ना आपसे चर्चा की जाए। अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ इस देश के महापरिवर्तन की बात कर रहा है, जिसमें गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होगा। जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें गुलामी भरी हुई है, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को कुचलने के लिए 1857 की क्रांति जैसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए इसे बनाया था, इसे रचा था। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने जब सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, उस समय उन्होंने अपने ही देशवासियों पर अंग्रेजों के वह नियम कानून जो अंग्रेजों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाए थे, जिसमें अंग्रेजों का चिंतन स्पष्ट था कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों का दोहन करते हुए, शोषण करते हुए, उन पर गुलामी थोपते हुए भारतीयों का शोषण करें, उत्पीड़न करें, अपमानित करें। ऐसे नियम कानून जो अंग्रेजों के साम्राज्य को चलाने के लिए बनाए गए थे, हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक वही सभी नियम कानून हमारे ऊपर थोप दिए हैं। यह एक अत्यंत ही लज्जा का विषय है। लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम ने 3 वर्ष तक सन 1882 से सन 1885 तक भारत के सभी गुरुकुलों का भ्रमण किया और एक 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को पेश की गई, जिसमें ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री बट आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल पुअर मैन और बेगर। यह एक चिंतन का विषय है कि जब 2 फरवरी 1835 को या उसके 3 साल पहले अंग्रेजों को या लॉर्ड मैकाले को एक भी जो है भारतवर्ष में एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला, तो ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है कि ऐसा क्या किया गया जिसके कारण भारत जो है वो गरीबी में छा गया और 2 बड़ी भुखमरी हुई, जिसमें लाखों की संख्या में गरीब भारतीय काल कलवित हुए। ऐसे ढेर सारे काम अंग्रेजों के द्वारा किए गए जिसके कारण हम गरीबी में छा गए। आपको ताज्जुब होगा कि उन शोषण को, उन कार्रवाइयों को हमारे किसी भी हिस्टोरियन ने कवर नहीं किया, या कुछ ने लिखा भी होगा तो उसे हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं बनाया गया, हम उससे भिन्न नहीं हो पाए। मैं इसका एक कारण बताता हूं कि हमारी समृद्धि कहां छिपी हुई थी। हम हर चीज बहुत उच्च स्तर की बनाते थे। हमारी सिल्क की पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी में से निकल जाती थी और वह साड़ी सोने के भाव में बेची जाती थी।
मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखने का मौका मिला है जो कि फर्स्ट सेंचुरी का ग्रीस का डॉक्यूमेंट था, और उसमें ये शासकीय डॉक्यूमेंट कह रहा है कि हमें भारत से अपना रोजगार सीमित करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सोने का आउटफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अंग्रेजों ने हमारे उत्कृष्ट जो है उद्योगों को क्रश किया, हमें कच्चा पदार्थ उपजाने, सस्ता कच्चा पदार्थ उपजाने का जो है ना साधन बनाया, हमारा शोषण किया, हमारे ऊपर लगान किया, हमारे दाम, हमारे जो कच्चा माल पौने पौने दामों में खरीद कर अंग्रेजों वहां इंग्लैंड भेजा गया और वहां से फैक्ट्रियों से बेकार सा सामान बन के भारत में बेचा गया। भारत की जो गरीबी का बहुत बड़ा यही कारण है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसे हमारे इतिहासकारों को कवर करना चाहिए था, हमारे विद्वानों को कवर करना चाहिए था, और हमारे सो कॉल इंटेलेक्चुअल और सुडो इंटेलेक्चुअल्स उन्हें कवर करना चाहिए था। लॉर्ड मैकाले ने ऐसी गुरुकुल व्यवस्था जो कि 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त थी, उसको तोड़कर एक घटिया बाबू पैदा करने वाली व्यवस्था को लागू करने के लिए नियम का उपयोग किया, और जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। इस इंडियन एजुकेशन एक्ट को ढाल बनाकर भारत के गुरुकुल को इलीगल घोषित किया गया, जहां पर हमारी लिटरेसी साउथ में 97 to 99% थी और नॉर्थ में 80 to 88% थी। जहां साउथ में 57% गुरुकुल महिलाओं के द्वारा, महिला प्राचार्यों के द्वारा हेड किए जा रहे थे, ऐसे गुरुकुल सिस्टम को इन दुष्ट अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया। जब ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट की जा रही थी, उस समय पार्लियामेंट में पूछा गया कि आपको भारत की गुरुकुल व्यवस्था इतनी अच्छी लग रही है और इसकी आप तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्या आपने ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया? तो उसका जवाब भी लॉर्ड मैकाले ने दिया कि हाँ, हमने वहां का भी अध्ययन किया है, और उस समय ब्रिटेन की लिटरेसी मात्र 17% थी, 17%। वहां पर संडे का मात्र एक दिन, सप्ताह में एक दिन संडे स्कूल हुआ करता था, जहां पर केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने पारंगतता प्राप्त, वो भी 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त, अपने गुरुकुल सिस्टम को तोड़ जाने दिया। हमारे हिस्टोरियन ने इसे कवर नहीं किया। जब हम स्वतंत्र हुए या जब हमें सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो हमने दुष्टतापूर्वक अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए नियम कानून व प्रशासनिक व जुडिशियल व्यवस्था यथावत हमारे ऊपर थोप दी। हमारा संविधान का 80% भाग 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, और 20% पार्ट जिसमें मुख्य रूप से डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स उल्लेखनीय हैं। जिन्होंने इस संविधान को सही मायने में भारतीय संविधान बनाया। लेकिन हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने ना तो फंडामेंटल राइट की चिंता की और ना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। आपको जान के ताज्जुब होगा
कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आर्टिकल 44 कह रहा है कि देयर विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब भारत में रहने वाले सभी जो है जाति धर्म के लोगों के लिए एक जैसे सिविल कोड होगा, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है, जिसे हम भारतीय सिविल कोड भी कह सकते हैं। अब आप ये देखिए कि कितना चिंता का विषय है कि हमने 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 1952 में हमने हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड और फलाना ढेर सारी चीजें बनाई। क्या किसी धर्म विशेष के लिए, किसी कम्युनिटी विशेष के लिए, किसी समुदाय विशेष के लिए नियम कानून बनाना संविधान के आर्टिकल 44 का उल्लंघन नहीं था? क्या हमारे फंडामेंटल राइट, जिन्होंने सभी धर्म के सभी प्राणियों को बराबर पैदा किया, इन्होंने दुष्टतापूर्वक उसे अपने लाभ के लिए जाति और धर्म में बांटते हुए घटिया कानून बनाए, जिसमें वक्फ बोर्ड है, कमीशन, मुस्लिम कमीशन है, मुस्लिम मिनिस्ट्री है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, और एक बहुत ही घटिया और घिनौना कानून जो सुब्रमण्यम स्वामी की सजगता के कारण नहीं आ पाया, जिसका नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट, जिसके प्रावधान इतने घातक थे कि यदि यह प्रावधान लागू हो जाते तो ये देश जो है बर्बाद हो गया होता। मेरे ख्याल से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के लिए भारत के हर नागरिक को उनके प्रति एहसानमंद होना चाहिए कि उनके प्रयासों के कारण अंग्रेजों ने कांग्रेस ने 2 बार प्रयास किया, 2005 और 2011 में, और दोनों बार ही कांग्रेस की एक कुत्सित चाल सफल नहीं हुई। जब भारत में सभी जाति और सभी धर्म के लोग समान हैं और समान बनाए गए, तो हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने अपने लाभ के लिए मंडल कमीशन बना दिया। यह शुद्ध दुष्टता है। हमारा संविधान का आर्टिकल 47 देश के राजनेताओं पर, देश की सरकारों पर यह दायित्व डालता है कि भारत में कोई भी अल्कोहल या नशीला पदार्थ ना तो पैदा किया जाएगा ना बेचा जाएगा। लेकिन हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने घर घर गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। चुनाव जीतने के लिए शराब का वितरण कराया। यह हमारी दुष्टता की पराकाष्ठा है। हमारे ऊपर हानिकारक पदार्थ दुष्टतापूर्वक थोपे गए। हमारे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो कॉन्सेप्ट लाया गया, उससे हमारी जमीन बंजर हो गई, और आज जो उसके हानिकारक इफेक्ट हैं वो डे 1 से ही वहां पर थे। उसके कारण जो हमारी गोबर के ऊपर आधारित, केचुए के ऊपर आधारित, जीवाणुओं के ऊपर आधारित जो कृषि थी, जिससे कि जो अनाज पैदा होता था, वह अपने आप में एक बहुत अच्छा अनाज हुआ करता था। लेकिन दुष्टतापूर्वक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके हमने मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं को मार दिया। इस केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हमारी जमीन कड़ी हो गई। हमारा कार्बन कंटेंट घट के, जो कभी 0.9 हुआ करता था, वो घट के 0.1 और 0.05 पर पहुंच गया, और हमारी जमीन लगभग ऊसर हो गई है। हमारी जमीन में जो पैदावार है वह केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण हो रही है,
और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हमारे फूड चेन का हिस्सा बन गया है, जिससे कैंसर, ऑटोनोमस डिसीज जैसी भयावह डिसीज हो रही है। हम बेशर्मी से देशवासियों के विरुद्ध बिना सोचे समझे हार्मोनल इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, गाय में, भैंसों में, बकरियों में, मुर्गियों में, सब्जियों में, फलों में, जो कि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कारक है। यह भी हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और लगभग 65 करोड़ लीटर दूध जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है। इस प्रकार लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हानिकारक केमिकल जैसे यूरिया आदि से बनाया जा रहा है, जो कैंसर कारित कर रहा है। हमारे राजनेताओं ने वर्ल्ड स्तर के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर अंबानी और अडानी को दे दिए और ऐसे नियम कानून बदल दिए कि अडानी और अंबानी उसमें करोड़ों रुपए बना रहे हैं। यह बड़े बड़े प्रोजेक्ट देश हित के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं घूस जो है वो एक कंसिडरेशन रहा है। यदि आप विकास, आपका वीडियो बाधित है, जरा आप देखिए आपने परमिशंस वगैरह दी है कि नहीं दी है, क्योंकि इस से आप जुड़ नहीं पाएंगे। लिहाजा आप फिर से या तो दूसरे डिवाइस से एंटर करिए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये डिवाइस जो है आप स्मूथली जो है ना एंटर नहीं कर पाएंगे। तो जब तक मिस्टर विकास धनकर एंटर करते हैं तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो हम हानिकारक पदार्थों से अपना दूध बना रहे हैं उससे ऑटोनोमस डिसीजेज और कैंसर हो रहे हैं। इसके बारे में एक वैज्ञानिक शोध किया गया है जिसका कहना है कि यदि लगातार 4 वर्षों तक इस हानिकारक केमिकल पदार्थों से बनाए गए दूध या दूध के अन्य सामग्री का यदि प्रयोग किया जाएगा तो प्रयोग करने वाली लोगों के 87% लोग जो है वो कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। इन तमाम कारणों से यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो भारत के हर 3 नागरिकों में से 2 नागरिक कैंसर से पीड़ित होंगे। जब हमारे 2 भाई अस्पताल में भर्ती होंगे तो तीसरा भाई निश्चित तौर पर उसकी देखरेख में लगेगा। इस प्रकार 99% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। 99% पॉपुलेशन कैंसर या कैंसर से जुड़ी हुई विभीषिका से जूझ रही होगी। तब सोचने का विषय है कि हमारी कृषि कैसी होगी, हमारे इंडस्ट्री कैसे होगी और कैसे हम हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, विकास जी का स्वागत है। मैं एक भूमिका बना रहा था कि आज के जो माहौल में हानिकारक चीजें हमारे फूड चेन में घुस गई हैं और उसके कारण यदि हम मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर पाए तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीय या तो ऑटोनोमस डिसीज से सफर करेंगे या कैंसर से पीड़ित होंगे। और जब 2 भाई अस्पताल में भर्ती होंगे तो हमारे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि हम अपना काम करें। हम लोग जो है मजबूरी में अपने भाइयों की देखरेख में लगेंगे। इस प्रकार 99% पॉपुलेशन
कैंसर या उससे जुड़ी हुई विभीषिका से जूझ रही होगी। इस समय यह सवाल उठता है कि तब हमारी एग्रीकल्चर कैसी होगी, इंडस्ट्रीज कैसी होगी। लिहाजा जिस मिड कोर्स करेक्शन की बात क्राइम फ्री भारत कह रहा है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और ये आज के दुष्ट राजनेता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं लोगों से पैसे ले रहे हैं और धन का उपार्जन कर रहे हैं। ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, इनकी सोच और चिंतन अच्छा नहीं है। ये दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, पेपरों में जो है ना एक फर्जी आभा मंडल क्रिएट करके, सर्वे के द्वारा फर्जी आभा मंडल क्रिएट करके, धन का व्यय करके जो है आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी करके ये इन प्रकार अपने आप को सत्ता में काबिज कर रहे हैं। और तीन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन कर दिया जाए एक लाइन का कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। यह अपना सोच और चिंतन का विषय है कि इसके बाद कैसे यह दुष्ट राजनेता अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। मैं विकास जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट है, जो कि 2019 में गठित हुआ और 2024 तक चल रहा है, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनाव के समय चुनाव आयोग में अपना एफिडेविट सबमिट करते हैं, उस एफिडेविट के अनुसार 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और जिसमें 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार आदि। और सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेशों के बावजूद भी पिछले साल जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा 403 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें 205 विधायक चरित्र आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। इस वर्ष जो 10 मई को कर्नाटक का चुनाव हुआ, उसमें यह संख्या बढ़ के 55% हो गई। मतलब यह राजनेता अपनी दुष्टता को नहीं त्यागेंगे, ये दुष्ट ने व्यवस्था कर दी है। और जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इस पार्टी तंत्र ने उसकी हत्या कर दी है। जो लोग चुने जा रहे हैं वो छद्म तरीके से चुने जा रहे हैं। चलो जो भी हो, यदि वो लोगों के वोट से चुने जा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए उन्हें चुना हुआ प्रतिनिधि मान लिया जाए। लेकिन मैं विकास जी आपसे पूछना चाहता हूं कि इन पब्लिक के द्वारा सो कॉल्ड छद्म तरीके से चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, वो भी पार्लियामेंट के अंदर उनकी औकात नहीं है कि वो है पब्लिक की बात जो है ना उसमें कहें। क्यों? क्योंकि उनका गला जो है वो पार्टी व्हिप के द्वारा बांध दिया गया है। उनकी औकात और हिम्मत नहीं है कि पार्टी व्हिप से हटके एक छोटी सी बात कर ले। तो विकास जी आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं पिछले कई सालों से प्रजातंत्र खोज रहा हूं, मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। क्या आपको कहीं प्रजातंत्र मिल रहा है? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिल रहा। ये भीड़ तंत्र। चलिए, तो अब इसके साथ जो है मैं विकास धनखड़ जी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और मैं विकास धनखड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वह जो है अपना परिचय भी दें और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है कि भारत के सबसे गरीब से गरीब परिवार को शुरुआती दौर में 10,000 रुपए की एम्प्लॉयमेंट गारंटी पर परिवार दी जाएगी, जिसे दूसरे साल 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाएगा और 2029 तक एक परिवार में 4 सदस्यों